अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज ड्रामाई समाअत हुई है। 3 वक्फों के साथ होने वाली समाअत के बाद अदालत ने हुक्म दे दिया है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को होगा और इस दौरान हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आज समाअत के दौरान अदालत फरीक़ैन के दरमियान इत्तफाक की राय की कोशिशें करती रही और किसी हद तक उसमें कामयाबी हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर में मुखालिफ फरीकों के दरमियान तो इत्तफाक हो गया, लेकिन समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के आपस में इख्तलाफात सामने आते रहे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अंदर ये कशमकश गुज़िश्ता रोज़ से जारी है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज पूरा दिन अजीब सूरत हाल दिखाई दी। वो तहरीक इंसाफ जिसने खुद वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को चैलेंज किया, फिर अदालत में दरख्वास्त पर जल्द फैसला सुनाने की अपील की, वही तहरीक इंसाफ फैसला सुनकर खुश हुई और फैसला पढ़कर नाराज हो गई। कल जब लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब आज शाम 4 बजे कराने का हुक्म दिया तो तहरीक इंसाफ के वकला और रहनुमाओं ने इस पर खुशियां मनाई, फैसले को तारीखी और अपनी फतह करार दिया। मगर जब फैसला पढ़ा तो उसमें खामियां नजर आने लगी। खुशी नाराज़ी में और जश्न तनकीद में बदल गया। खुद इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद कराया जाए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। 7 दिन में ना तो ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं और ना ही हज पर गए अरकान असेंबली वापस आ सकते हैं। मगर फिर भी तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये पोजीशन ली। लेकिन फिर स्पीकर पंजाब असेंबली और वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही ने इस्तदा कर दी कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला का इंतखाब न कराया जाए। फिर समाअत के दौरान ही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग के वकील ने पोजीशन ले ली कि वो 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार है। मगर फिर तहरीक इंसाफ ने इससे इख्तलाफ कर दिया। इसके बाद खुद परवेज इलाही अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपने वकील की बात से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि वो हमजा शहबाज को किसी सूरत वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर महमूदुर रशीद से मुशावरत करके 17 जुलाई की बात की है। मगर परवेज इलाही की तजवीज़ से तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान ने इख्तलाफ कर दिया। बाबर एवान ने कहा कि हमारी जमात का काफ लीग से इत्तेहाद है। मैं पंजाब असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिप्तैन खान का नुमाइंदा हूँ। हम इस तजवीज़ पर रजामंद नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि परवेज इलाही उम्मीदवार हैं, उन्हें एतराज़ नहीं है तो तहरीक इंसाफ को क्या मसला है। परवेज इलाही ने अदालत को बताया कि मैं तो महमूदुर रशीद के मशवरे पर ही आमादा हुआ हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बाबर एवान से मुकालमा किया कि आपने तो सिर्फ 7 दिन मांगे थे, इस तरह आपको ज़्यादा वक्त मिल रहा है। बाबर एवान ने जवाब में कहा कि हमजा शहबाज को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि आपके उम्मीदवार की मर्जी कुछ और है, दूसरी साइड से उनका इत्तफाक राय है। आपकी अब मर्जी क्या है? आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? ये आईनी सूरत हाल है, इसे हल करें, मजीद ख़राब ना करें, एक कानूनी पोजीशन लें और हमें बताएं। इस पर बाबर एवान ने कहा कि सियासी पोजीशन से अदालत को आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी पोजीशन ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। परवेज इलाही ने जो शराइत रखी वो आपके इत्मीनान के लिए हमजा पर आयद की जा सकती हैं। आप और आपके उम्मीदवार ही एक पेज पर नहीं हैं। इसके बाद दौरान समाअत महमूदुर रशीद ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हमने आपस में तय किया है कि हाउस मुकम्मल होने दिया जाए, इंतखाब के लिए 17 जुलाई के बाद का वक्त दे दें। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान ने कहा कि महमूदुर रशीद के बयान के बाद पार्टी सरबराह से हिदायत लेना जरूरी हो गया है। अपने पार्टी लीडर से मुशावरत करके 15 मिनट में अदालत को आगाह करूंगा। इसके बाद अदालत ने समाअत में तीसरा वक्फा ले लिया, फिर मुशावरत हुई और फिर अदालत में परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने पर इत्तफाक कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो इत्तफाक राय हुआ है, नून लीग, तहरीक इंसाफ और काफ लीग तीनों ही उससे खुश नजर आ रहे हैं। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस ने स्टेट्समैन के तौर पर केस को लिया है और इस बहरान का हल दिया है। हमजा शहबाज अब महदूद इख्तियार के साथ वज़ीर आला होंगे। हम तो इन्हें वज़ीर आला तस्लीम नहीं करना चाहते थे, मगर परवेज इलाही ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस मंदो खैल साहब ने एक बड़ा स्टेट्समैन के तौर के ऊपर जो है इस केस को लिया है और उन्होंने जो इसका हल दिया है वो ये है कि इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी थी। अगरचे हमारा ये इरादा नहीं था, लेकिन जो कि चौधरी
परवेज़ इलाही साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसले की तारीफ की और कहा कि जो हम चाहते थे वही बात मानी गई। जब ऐवान मुकम्मल होगा तब 22 जुलाई को इलेक्शन होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं और वो फैसले में भी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है कि इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा जुमे वाले दिन, जिसमें पहले वो सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। नए जो मेंबर बनने हैं, जो लोटे थे, उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमारे 5 लोग वो भी शामिल हैं मिनॉरिटी और ख़वातीन के, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। नून लीग भी इस फैसले से खुश है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अदालत को बताया कि अगर हमारे नंबर्स रन ऑफ इलेक्शन के लिए पूरे ना होते तो वो अदालत के सामने पेश ना होते, घर चले जाते। अदालत ने 22 जुलाई को इंतखाब कराने का कहा, मैंने इसे कबूल कर लिया। अदालत उज़्मा को बताया, मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पैरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में तवील समात के बाद पंजाब के आईनी बहरान पर जो हुक्म सामने आया है उसने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात को मज़ीद अहम और मज़ीद दिलचस्प बना दिया है और हमजा शहबाज की मुख्तसर दौरानिए की वज़ारत आला को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया है। उन्हें न सिर्फ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से कम 9 नशिस्तें जीतनी हैं, बल्कि 22 जुलाई को ऐवान के अंदर भी अक्सरियत साबित करनी है, वरना बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज का मुख्तसर दौरानिया इख्तिताम को पहुँच जाएगा। हमजा शहबाज और नून लीग का पहला इम्तिहान 17 जुलाई को होगा, क्योंकि उसी दिन पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसके लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों ही भरपूर कैंपेन चला रही हैं। और अगर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 में से 9 नशिस्तें नहीं जीत पाती तो हमजा शहबाज ऐवान में अक्सरियत खो देंगे और 22 जुलाई का मौका मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। अहम बात यह है कि जिन 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वही नशिस्तें हैं जिन्हें हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने पर डी-सीट किया था और ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था। अब ये नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जिसमें से 9 हमजा शहबाज ने जीतनी है, मगर ये जो 20 अराकीन पंजाब असेंबली डी-सीट हुए हैं, उनमें से 11 ऐसे अराकीन हैं जो 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जीते थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। यानी ये जो उम्मीदवार थे जो आज़ाद हैसियत में जीते, उन्होंने कहीं तहरीक इंसाफ को और कहीं नून लीग को हराया था और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और अब उनमें से अक्सर अरकान ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 17 जुलाई को इन हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है, जबकि 9 नशिस्तें ऐसी हैं जो 2018 में तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान पर खुद ही जीती थी। यानी अब 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और नून लीग और तहरीक इंसाफ उनसे पीछे थी। इस हवाले से 2018 के नताइज और हालिया इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 7 की। यहाँ पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे, मगर नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट्स मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने 40,332 वोट लिए थे। अब मामला यह है कि यहाँ से कामयाब होने के बाद राजा सगीर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर 2018 के नताइज को देखा जाए तो राजा सगीर और नून लीग के उम्मीदवार ने मुश्तरका तौर पर 86,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे। मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में अहम बात यह भी है
कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की हिमायत साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने घर में उनके लिए तकरीब मुनक्किद की और तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया। फिर खुद इमरान खान भी इन ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए इस हल्के की सूरत हाल दिलचस्प नजर आती है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 83 खुशाब 2 की। यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ भी 2018 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल ने यहाँ से 68,959 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार आसिफ मलिक ने 47,684 वोट लिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल असगर खान को सिर्फ 8,517 वोट मिले थे और वो 5वें नंबर पर आए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में 2018 में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल के छोटे भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाब होने वाले अपने रुकने कौमी असेंबली उमर असलम ऐवान के भाई हसन असलम ऐवान को टिकट दिया है। मगर अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह सूबाई असेंबली के हल्के PP 90 भक्कर 2 में भी 17 जुलाई को इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी 59,350 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के इरफानुल्लाह नियाज़ी 44,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, मगर PTI के उम्मीदवार को 12,994 वोट मिले थे। अब मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी, जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाज़ी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नून लीग ने यहाँ से टिकट नहीं दिया है, जबकि मौजूदा नून लीगी उम्मीदवार सईद अकबर नवानी यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्टेबल समझे जाते हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 97 फैसलाबाद 1 की। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के से 37,932 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने 35,298 वोट लिए थे। मगर इस बार मोहम्मद अजमल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार ही को टिकट दिया है। इसके अलावा PP 125 झंग 2 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग का यहाँ पर कोई वोट बैंक नजर नहीं आया। ताहम इस बार यहाँ से 2018 में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सूबाई असेंबली के छठे हल्के की बात करते हैं, जहाँ कुछ दिन में ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये हल्का PP 127 झंग 4 का है। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार महर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर मोहम्मद नवाज बहुत कम मार्जिन यानी 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अहम बात यह है कि नून लीग के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 1,949 वोट लिए थे, मगर अब नून लीग ने यहाँ से पहले कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम महर को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही बरकरार रखा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब असेंबली के हल्के PP 217 मुल्तान 7 में हो रहा है। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर वो हैरानकुन तौर पर 31,716 वोट लेकर हार गए थे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सलमान ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दे दी थी, जबकि यहाँ से नून लीगी उम्मीदवार ने 21,618 और पीपल्स पार्टी ने 3,963 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने तो पिछली बार आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मोहम्मद सलमान को टिकट दे दिया है, जबकि PTI ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है, जो पहले ही कौमी असेंबली के रुकन हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट्स को मिलाया जाए तो यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसके अलावा खुद शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कहा कि उन्हें 2018 में अपनी पार्टी ने हराया था, इसलिए यहाँ का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसी तरह PP 237 भावल नगर 1 से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फिदा हुसैन 56,411 वोट लेकर कामयाब हुए थे और PTI के उम्मीदवार को 47,630 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी नून लीग का वोट बैंक नहीं है, मगर अब इस हल्के से पिछले कामयाब उम्मीदवार फिदा हुसैन नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले ही मुसलसल 3 दफ़ा रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में PTI ने आफ्ताब महमूद को टिकट जारी किया है, जो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सूबाई असेंबली के हल्के PP 272 मुजफ्फरगढ़ 5 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित सुल्तान
23,587 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे और पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद जियाउल्लाह खान 18,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि तीसरे नंबर पर एमएमए के उम्मीदवार ने 17,000 वोट लिए थे और चौथे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार हारून सुल्तान ने 15,941 वोट लिए थे, मगर बासी सुल्तान ने ये नशिस्त छोड़ दी थी और कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी। फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और पीटीआई की उम्मीदवार जहरा बतूल 24,019 वोट लेकर कामयाब हुई थी, मगर अब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रुकन कौमी असेंबली सैयद बासी सुल्तान की अहलिया को टिकट दिया है, इसलिए सूरत हाल यहाँ भी दिलचस्प है। इसी तरह सूबाई असेंबली के हल्के PP 282 लैया 3 में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा ने 37,607 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास 26,992 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग के उम्मीदवार 25,556 वोट ले पाए थे, मगर अब नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले और फिर डीसीड होने वाले ताहिर रंधावा को ही अपना उम्मीदवार बना लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपना पुराना उम्मीदवार बरकरार रखा है। सूबाई असेंबली का एक और हल्का जहां से पहले आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, वो PP 288 डेरा गाजी खान 4 है, जहां से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा 39,396 वोट लेकर कामयाब हुए थे और पीटीआई के उम्मीदवार सरदार सैफ खोसा 30,132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, मगर यहाँ पर नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं था। ताहम इस बार ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग ने पीटीआई के मुनर्रिफ रुकन कौमी असेंबली अमजद फारूक खोसा के बेटे अब्दुल कादिर खोसा को मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार सैफ खोसा को ही बरकरार रखा है। ये जो 11 हल्के हैं जिनका तफसीली तज्जिया हमने आपके सामने रखा है, वो ऐसे हल्के हैं जहां 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यानी इलेक्टेबल्स जीते थे और बाद में ये सारे पीटीआई में शामिल हो गए थे, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में पंजाब में नून लीग ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें जीत ली थी। और फिर जहांगीर तरीन ने बताया कि कैसे जहाज उड़ा। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह का शुक्र, खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। मगर अब इनमें से ज़्यादातर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त आवाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। एक तरफ जहाँ पंजाब में सियासी और आइनी बहरान जारी है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान मरकज़ में भी तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। इमरान खान ने साबिक इत्तेहादियों से राब्ता बहाल होने का दावा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कहा कि पुराने इत्तेहादियों से क्लोज डोर बातचीत कर रहे हैं, वो हुकूमत से खुश नहीं हैं, वो उनकी वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हुकूमत में बैठे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने इत्तेहादियों के साथ छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि अब पता चल गया है कि इत्तेहादी कंट्रोल्ड थे। सियासी स्ट्रेटजी तो है एक, वो हम बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये इत्तेहादी जो हमारे पुराने थे इनसे बात कर रहे हैं, वो भी बड़े अब तंग हैं। उनको इससे नहीं तंग के जो उनको वादे किए गए थे या जो टेलीफोन कॉल्स की गई थी उनको, वो अब उनको खैर वो तो खुद ही उन्होंने असेंबली में बता दिया कि किस तरह का प्रेशर किया गया उनके ऊपर। हम वो तो है हमारी बातचीत उनसे, हमारे कई लोग हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो हमें पता है कि अंदर से बड़े खुश नहीं हैं। अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि वो इनकी वजह से नहीं वहाँ बैठे हुए, वो किसी और की वजह से वो इनके साथ बैठे हुए हैं। तो वो तो अब पता चल गया ना कि उनको भी वो भी कंट्रोल्ड थे पीछे से। यानी अपनी हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने वाले इमरान खान अब साफ अल्फाज में एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ा और उनके मुताबिक अब भी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों को साथ मिलाकर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट मांगने की तैयारी कर रही है? इस हवाले से आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। खबर के मुताबिक ज़राए ने दावा किया है कि इमरान खान 10 से ज़ायद इत्तेहादियों पर मुश्तमिल शहबाज हुकूमत को आखिरी धचका देने के लिए संजीदगी से गौर कर रहे हैं और इसका मकसद कबल वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी बहरान पैदा करना है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने राब्ता करने पर इस मामले पर पार्टी में मुशावरत की तस्दीक की है। उन्होंने द न्यूज़ को बताया कि चंद हफ्तों में तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा करेगी
कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहें। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के कुछ इत्तेहादियों से राब्ते में है। ANP और MQM के गुस्से का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सदर की तरफ से वजीर आजम को 2 हफ्तों में एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। इससे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 ऐसे तज्जियाकार मौजूद हैं जो सारी डेवलपमेंट को फॉलो करते रहे, 2 दिन में बड़ा अहम तज्जिया देते रहे। सीनियर साफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आज सारा दिन जो डेवलपमेंट्स होती रही, ऐसा लगा कि कोई ड्रामा चल रहा है, किसी को किसी से इत्तफाक नहीं था, फिर सबका फैसले पर इत्तफाक हो गया और सभी खुश हैं। आपको लग रहा है वाकई फैसले में सबके लिए सब कुछ है कि सब खुश हैं? केस की समाअत में कुछ ड्रामाई मराहल जरूर आए, शायद आप इसलिए इसको ड्रामा करार दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि पहले सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को एडमिट करेगी नहीं करेगी। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया, फिर उन्होंने उसको काबिल समाअत करार दे दिया, फिर उस पर हेयरिंग शुरू हो गई और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा हेयरिंग हुई, फिर वक्फा आया, फिर हेयरिंग हुई, फिर वक्फा आया, तो उसके बाद वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरअसल एक जो 2 फरीकैन के दरमियान तनाज़ा है, ये उस तनाज़े को निपटाना चाहती है, एक ऐसा रास्ता तलाश करना चाहती है जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। आम तौर पर जो अदालतों में केस होते हैं उसमें फैसला एक फरीक के हक़ में होता है और दूसरे फरीक के खिलाफ होता है, लेकिन ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद केस था कि जिसमें अदालत को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना था। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उसको तहरीक इंसाफ जो है उसने कहा कि हमें कबूल नहीं है, उन्होंने उसके खिलाफ अपील दायर कर दी और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना था। उसके लिए एक मिडिल वे तलाश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हाई कोर्ट ने भी हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है उसको कालअदम करार नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमजा शहबाज के इलेक्शन को कालअदम करार नहीं दिया। सिर्फ एक जो रिलीफ दी है, या मैं समझता हूँ एक लाइफ लाइन दी है तहरीक इंसाफ को और परवेज लाई साहब को, वो ये दी है कि उनका पहले ये मुतालबा था कि हमारे जो 5 MPAs हैं, 1 अकलीती और 4 खवातीन, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उनका एक ख्याल था कि वो अगर आएंगे तो वोट उन्हीं को मिलेगा। तो वो कह रहे थे हम हाउस मुकम्मल नहीं है, हाउस को मुकम्मल किया जाए। तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो 2 दिन के अंदर आप इलेक्शन पे राजी हो जाएं या फिर आप 17 जुलाई के बाद इलेक्शन पे राजी हो। तो उस पर फिर परवेज लाई साहब ने इमरान खान साहब से मशवरा किया और अदालत से कहा कि हम 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा कोर्ट ने 22 जुलाई की नई डेट दे दिया है इस रन ऑफ इलेक्शन की। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे डेवलपमेंट जो है वो अगर आप उसको सादा अल्फाज में बयान करें तो एक तवील अरसे के बाद हमजा शहबाज, परवेज लाई और इमरान खान एक पेज पे नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उससे तो हमें यही नजर आ रहा है कि इमरान खान, परवेज लाई और हमजा शहबाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक पेज पे हैं और क्राइसिस था, जो एक सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, वो काफी हद तक हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और आज के बाद इस मसले पे ना इमरान खान, ना परवेज लाई, ना हमजा शहबाज कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर सकेगा और 22 जुलाई को जब ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद सबको फैसला तस्लीम करना होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो वो इसमें इस बात को यकीनन मुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट्स की जो डायरेक्शन है उसको कोई वायलेट ना करे। मुनीब, आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर इन 2 दिनों में आपने बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर वकील भी इस सारे के सारे मामले पर अपनी राय दी और बहुत अहम राय दी, तो आपके अंदर जो वकील है वो किस हद तक मुतमईन है इस फैसले से? एज अ जर्नलिस्ट आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या एक बहुत अच्छा फैसला आया है जिसकी लीगल प्रेसिडेंट भी एक अच्छी है? क्या किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के जो आज एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट में की गई है, क्योंकि अब वो हो चुकी है तो उस पर कमेंट फेयरली किया जा सकता है। मेरे ख्याल में तो वो बड़ी अननेसेसरी और अनवांटेड किस्म की एक्सरसाइज थी। बदनीति पर मबनी एक मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक हटदर्मी थी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जिस तरह अभी हामिद मीर साहब भी फरमा रहे थे, टेक्निकली कल लाहौर हाई कोर्ट ने बता दिया था कि फैसला क्या होना चाहिए या रास्ता दिखा दिया था। आप ये ज़हन में रखिए, कल भी मैंने अर्ज किया था कि अगर
मुनहरिफ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो हमजा शहबाज शरीफ की बतौर वजारत आला उस पर लेजिटिमेसी पे सवाल जरूर आता है, लेकिन अदालत ने ये दुरुस्त बात है कि हमजा शहबाज शरीफ के 16 अप्रैल के इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। अब आज जो सूरत हाल रिपोर्टिंग की हद तक हमारे सामने आई है उसमें भी अदालत ने ऐसा ही किया, लेकिन जो अदालत ने आज किया बसद एहतराम, ये अदालतों का काम नहीं है कि आप 5-5, 3-3 सेशंस लगाकर रास्ते निकलवाएं और सियासी सॉल्यूशंस तलाश करें। नो, अदालत ने जो सवाल पहले बुनियादी तौर पर उठाए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जनाब मंदोखेल साहब ने, वो बड़े लेजिटिमेट सवाल थे, तहरीक इंसाफ से पूछने वाले सवाल थे, लेकिन इशू ये है कि उनका जवाब क्लैरिटी से नहीं आया। आपको वकला के अंदर भी कोई हमाहंगी नजर नहीं आई, एक डिस्प्यूट भी नजर आया पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। अब इशू ये है कि ऑलरेडी एक सवाल हमारे सामने है कि जो लोग बाहर निकले तहरीक इंसाफ के, जनाब असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, जो उनके इरशादात थे कि हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन भी कलअदम हो गया, नोटिफिकेशन भी फारग हो गया, सब कुछ हो गया, अगर उसको मान लिया जाए कानूनी तौर पर कि ऐसा ही हुआ है, जो कि अभी तक हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि रिटन फैसला आया नहीं है, तो ये ज़हन में रखिए कि हमजा शहबाज शरीफ आइन की किस शिक के तहत 22 अप्रैल तक वजारत आला अपने पास रखेंगे। हमारे आइन में केयर टेकर वजीर आला की या निगरान वजीर आला की सिर्फ एक गुंजाइश है, जहां टेन्योर पूरा हो या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो। किस सूरत हाल को जहन में रखते हुए, और हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, जजमेंट लॉ जरूर होता है जिसकी आपने कुछ अर्सा पहले एक झलक देखी 63 डे का जब फैसला आया, ऑलमोस्ट दैट वाज इक्विवेलेंट टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज जो किया गया है बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं उससे कुछ अच्छी मिसाल नहीं समझता। अदालतों का खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर यह काम नहीं होता जो आज हुआ है। बुनियादी सवाल कानून और आइन के उठाए जाते हैं, अदालत का सवाल यह पूछना बनता था और अदालत ने ठीक कहा, ठीक है चले 1 दिन ज्यादा था, आप 2 दिन ज्यादा दे देते। आपको अगर चले वो प्रैक्टिकल काम है कि जी 2 दिन दे दें, हमारे बंदों ने कम्यूट करना है, लाहौर पहुंचना है, प्लान है, लेकिन अदालतें ये इंश्योर करने बैठ जाएं कि जी स्पीकर को बुला लें और वजारत आला के कैंडिडेट को बुला लें, सिटिंग वजीर आला को बुला लें कि भाई आप दोनों जरा आपस में मुशावरत करके हमें बताएं। नो, दिस इज नॉट द वे इट शुड हैव बीन डन। लेकिन अब क्योंकि मौजूद अदलिया ने वो कर लिया है, लिहाजा अब हमें इंतजार करना है कि उस रिटन ऑर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है जो फवाद चौधरी और असद उमर कह रहे हैं, या वो लिखा हुआ है जो मैं और हामिद मीर साहब समझ रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, जाहिर है, क्योंकि आज रात तक का भी कहा गया था, फिर कल तक आ जाए, देखते कि कभी ऑर्डर आता है। मगर इस सारी सूरत हाल में हामिद मीर साहब एक अलग कॉन्फिडेंस है नून लीग का कि जी जो 20 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है उसमें से हम 9 तो क्या 16 जीत लेंगे। 9 चाहिए जाहिर है हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो 22 से पहले जो 17 तारीख को इम्तिहान है, आपको लग रहा है हमजा शहबाज पास हो जाएंगे उसमें, जितनी लोड शेडिंग है, जो महंगाई की सूरत हाल है और जो बयानियां इमरान खान साहब बना रहे हैं उसमें? देखिए, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। एक तरफ तो हमजा शहबाज जो हैं वो बड़े मुतमिन नजर आ रहे हैं और उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि ठीक है जी, आप 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के बाद इलेक्शन करवा लें। और उनका जो एतमाद है, वो एतमाद जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के लिए बड़ा परेशान कुन भी है। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनकी सारी की सारी जो अगले 8-10 दिन की 3 हफ्ते की जो भी उनकी परेशानी है, वो परेशानी बढ़ती है या कम होती है, ये कल का जो जलसा होगा इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में, अगर तो जलसा बहुत बड़ा होता है और एक वाकई इमरान खान साहब जो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा, तो अगर तो ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होता है तो एक मोमेंटम बनेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि वो जलसों की बजाय अब सेमिनार्स की तरफ जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरफ और इंटरव्यूज की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो वापस ये जलसों की तरफ आ जाएं। और फिर मैंने ये भी सुना है कि ये जिन जिन जगहों पे इलेक्शन होने वाला है, ये हो सकता है कि उन जगहों पे जाके ये जलसे करें, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इन पे एतराज नहीं कर सकता। ये एक पेचीदगी है, इस पे इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक अपना मौक़िफ़ जो है वो वादे देना चाहिए कि इमरान खान इन हलकों में जाके हिस्सा ले सकते हैं नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बेटे ज़ैन कुरैशी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज़ नहीं, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी ले सकते हैं। तो जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे तो दूसरी तरफ से मरियम नवाज भी मैदान में आ जाएंगी और फिर मैच पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है टफ कंपटीशन होगा। अभी बज़ाहिर नून लीग दावा कर रही है कि ज्यादातर सीटों पे उसकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन
कल के इमरान खान के जलसे के बाद अगर इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर में भी जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं, फिर वो मुल्तान भी चले जाते हैं, चिन्योट भी चले जाते हैं और डीजी खान भी चले जाते हैं, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम मिलेगा। लेकिन एक बात है कि 22 जुलाई को जो इलेक्शन होगा, कोई भी जीते, हमजा शहबाज जीते या परवेज लाई साहब जीते, लेकिन दोनों फ्रीकैन को वो इलेक्शन तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों फ्रीकैन इलेक्शन तस्लीम कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। और पाकिस्तान में ये जो हुकूमत और अपोजिशन बहुत से मामलात पे एक तनाज़ा खड़ा कर देते हैं, एक फ्रीक यस कहता है, दूसरा फ्रीक नो कहता है और सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों फ्रीकैन ने मिलकर इम्प्लीमेंट किया और फिर रिजल्ट को दोनों ने तस्लीम कर लिया, तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जब भी नया इलेक्शन होगा तो उसके रिजल्ट को भी सब फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकाल लिया जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि उससे पहले जो 17 का इलेक्शन है वो दोनों फरीकैन कबूल कर लेंगे। और मुनीब, आपको लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है नून लीग का कि जी आज़ाद उम्मीदवार पहले जीते थे, उन आज़ाद उम्मीदवार के साथ हमारा वोट बैंक भी आएगा तो हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और 10 में से 16 जीत जाएंगे, 20 में से 16, हालांकि 9 चाहिए। आपको लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं सारी सूरत हाल में, जो महंगाई और लोड शेडिंग का हाल है और कारकर्दगी का हाल है? देखिए, जो शाहजेब साहब जिन 10 सीटों की बात मेरे ख्याल में पहले हामिद मीर साहब ने भी की कि वो तो तरीके इंसाफ का ओरिजिनली हिस्सा नहीं थे, इलेक्शन जीत के तरीके इंसाफ में आए थे, वो हैं भी इलेक्टेबल्स। अब ये क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के अवाम या उन हलकों के अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में उन लोगों के खिलाफ वोट डाला जाए? ऐसा नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आज क्या हालात हैं और ये जो हमारा कैंडिडेट है ये जीत के ऑपोजिशन पे बैठेगा या किसी हुकूमत के साथ जुड़ेगा। अब उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है, तो वहां तो मुझे मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है। 16 का नंबर जो वो दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो उन्होंने यही शो करना है कि हम बहुत तगड़े हैं और बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन अगर 16 में एग्जैजरेटेड फिगर भी है अगर, तो 16 में से एटलीस्ट 10 या 12-13 सीटें तो वो लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। और ये जहन में रखिए, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ना भी आता है, इलेक्शन के डायनामिक्स भी वो बेहतर समझते हैं। बेशक ये जहन में रखिएगा, अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये पॉइंट रेज किया था, अदालत ने बेशक तंबीह की है कि इलेक्शन बड़ा फेयर होगा, ऐसा ही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अदालतें शाहजेब साहब माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकती। ये कोई अदालती कार्रवाई नहीं है जिसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठेगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती, वो डिपेंडेंट होता है और अथॉरिटीज के ऊपर और लोगों के ऊपर और महकमों के ऊपर। यहाँ पर जो काम मुस्लिम लीग नून ने करना था, डेवलपमेंट के हवाले से, फंड्स के हवाले से, नौकरियां देने के हवाले से और लोगों को और कमिटमेंट्स करने के हवाले से, हुकूमत में होते हुए वो ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिहाजा इस वक्त और हमजा शहबाज शरीफ की बाद नजर में जो पोजीशन है वो भी बड़ी मजबूत नजर आ रही है। तो वोटर जो है किसी भी हलके का, अनलेस के वो बड़ा डाई हार्ड वोटर है इमरान खान का, वो ये समझेगा कि भाई जो हमारा कैंडिडेट है अगर ये जीत के हुकूमत के साथ रहेगा तो हमारे हलके में और मामलात बेहतर होंगे, डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा। ये लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड, उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर जैसे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने रिपोर्ट किया कि वो एक रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो फिर हमजा शहबाज का पहला इलेक्शन इंटैक्ट है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल सिर्फ इस हद तक है कि उन्होंने जो मेजॉरिटी है वो खो दी है और उनके पास सीटें 172 रहेगी, अब 177 थी, और वो रन ऑफ होगा तो वो एक सूरत हाल और है। सिरे से कलदम हो जाएगा तो वो इसका इम्प्लीकेशन और होगी और उसका इम्पैक्ट भी और होगा। और हामिद मीर साहब, आपको लगता है कि अगर सूरत हाल ये हुई कि 20 में से 9 चाहिए मगर ज़्यादा जीत गए हमजा शहबाज, तो 22 की नौबत तो बाद में आएगी, 17 का इंतखाब मान लेंगे, नताइज मान लेंगे आपके ख्याल में इमरान खान साहब? ये एक आपने अच्छा सवाल किया है। मैं जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं और जो उनकी जो पिछले 2-2.5 महीने से जो उनकी तकरीरें हैं और उनका जो मौक़िफ़ है, अगर उसको सामने रखें तो मुझे यही लगता है कि अगर 17 जुलाई का जो इलेक्शन है, अगर उसमें तहरीक इंसाफ को मतलूबा कामयाबी नसीब ना हुई तो उसके बाद यकीनन इमरान खान साहब जो है वो यही कहेंगे कि धांधली हो गया उनके साथ। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बयानात देंगे धुआंधार, और ये कहेंगे कि जनाब हम इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम नहीं करते। लेकिन जो 22 जुलाई को होगा वो तो आज सुप्रीम कोर्ट का जब आज या कल जब भी उनका रिटर्न ऑर्डर आ जाता है तो उसको तो इमरान खान साहब ने उसमें तो कंसेंट दे दिया है। और
ये जो कल के जलसे के लिए एक पीटीआई का इश्तिहार चल रहा है, मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे इश्तिहार देख रहा हूँ कि जनाब चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। तो वो हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को और पूरी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको चोर करार दे रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो उनको 22 जुलाई तक हमजा शहबाज को बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल कर लिया है। तो अब तो वो मेरा ख्याल है कि अदालत में तो उनको चोर करार नहीं दिया गया, उनको मान लिया गया है। अदालत से बाहर ये जो मर्जी कहे, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। 17 जुलाई का जो दिन है ये एक गेम चेंजर होगा। और अगर उस दिन इमरान खान जो है वो अगर आधी सीटें भी हासिल कर लेते हैं, 10 नशस्तें भी जीत जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये दावा है आज के दिन तक कि वो कम से कम 16 या 17 सीटें आसानी से जीत लेंगे, हालांकि उनको सिर्फ 9 सीटें चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब जो है उनको अगर 10 या 12 सीटें ना मिली तो यकीनन वो धांधली का इल्जाम लगा देंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ नून लीग को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि जो फैसले नून लीग की हुकूमत ने किए हैं उसने अवाम के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतहाई सख्त फैसले किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ चुका है, मगर इस तूफान में अभी मजीद इजाफा होना है। जून में जो महंगाई के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जून में महंगाई की शरह 21.3% आई है, जबकि गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में इस महंगाई में सिर्फ एक माह में 6.3% का इजाफा हुआ है, जिससे 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जून के महीने में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर में 21.7%, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 38.9% का इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया में 24%, जबकि दही इलाकों में 27% का इजाफा हुआ है। कोर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है और 10 साल की बुलंदतरीन सतह पर आ गई है, मगर ये आदाद-ओ-शुमार जुलाई के महीने में मजीद बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और कीमतों में इजाफा सिर्फ सब्सिडी खत्म करने की वजह से नहीं है, बल्कि IMF की डिमांड्स के तहत पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ बजट में पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये फी लीटर करने की मंजूरी दे दी गई है और हर माह इस लेवी में 5 से 10 रुपये का इजाफा होता रहेगा। यानी अवाम को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा कि जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से नीचे भी आएँ और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में बेहतरी भी आए। मगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के असरात उन अशिया की खपत पर भी नजर आ रहे हैं। जून के महीने में मई के मुकाबले में डीजल की खपत में 16% की कमी आई है, पेट्रोल की खपत में 12% की कमी आई है। यानी आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है और डिमांड पर उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। मगर अभी महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि IMF से वादे के मुताबिक अभी बिजली की कीमतों में इजाफे के असरात आपको अगस्त के में आने वाले बिलों में भी नजर आएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ईंधन का इंतजाम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। मगर इसके बावजूद जितना ईंधन मिला है वो भी इतना महंगा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की मद में बिजली ना मिलने के बावजूद बिल आपका ज़्यादा आएगा। इसलिए महंगाई का मजीद तूफान आना भी बाकी है। और आज जो हफ्तावार सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के आदाद-ओ-शुमार PBS ने जारी किए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस हफ्ते महंगाई 32% और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.63% ज़्यादा है। यानी महंगाई का हर इंडिकेटर इस वक्त एक ख़तरनाक सूरत हाल पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद मजीद बढ़ाए जाने की तवक्कात में इजाफा हो गया है। जो इस वक्त मईशत है उसके स्लो डाउन के खतरात और ज़्यादा पैदा हो गए हैं। शरह सूद पहले ही 14.25% की बुलंद सतह पर है। हमने वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से कहा भी था कि आपने बजट में अगले माली साल के लिए 11.5% महंगाई का टारगेट रख दिया है, ये कैसे 20% से कम होगा? तो देखिए, उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। 11.5% आपने महंगाई का टारगेट रखा है। अब ज़ाहिर है उनका 11.7% आज आपने तकरीर में कहा कि वो हम कम करेंगे, उनका 11.7% होता, मगर अभी तो जो बेस इफेक्ट है वो भी थोड़ा लेट किक इन करेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने सारा बिजली की कीमतों में भी इजाफा करके पेट्रोल डीजल का आपको और इजाफा करना पड़ेगा? आप कह चुके हैं कि सब्सिडी हम नहीं अफोर्ड कर सकता ये मुल्क, तो कैसे होगा ये भी एक अनरियल टारगेट नहीं है? महंगाई की शरह बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है 18-20%? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और जो इंटरनेशनल प्राइस में ऑयल मार्केट महंगी हुई है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान में मज़ीद भी महंगा होगा, तो इससे महंगाई बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ हमने एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो थी PTI हुकूमत की, जिसके अंदर बजट खसारा इतना ज़्यादा था, उसको भी कम किया है। हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी सुकड़ाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्शनरी करेंगे। आपने देखा है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं। तो कई अवामिल हैं
जिसको मिलाकर एक इन्फ्लेशन आता है। लेकिन लाइक आई सेड, ये 1 साल का इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो बड़ी सर्टेनिटी के साथ नहीं गेस कर सकता। जो जितना मैं श्योर हूँ कि सेल्स टैक्स जो मैं कह रहा था नंबर वो बड़ा रोबस्ट एस्टिमेट है, इतना श्योर नहीं हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर, मतलब बिकॉज देयर आर फार टू मेनी फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो एफर्ट किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, उससे मॉनेटरी पॉलिसी सुधर रही है, मॉनेटरी कंट्रैक्शन हो रही है और उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। इत्तलात के मुताबिक लाहौर में अपने प्रोग्राम के बाद दफ्तर से निकलने के बाद नामालूम अफराद ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे अयाज अमीर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक उनका मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया गया। अयाज अमीर ने बताया कि दफ्तर से निकलते ही एक कार ने हमारी गाड़ी ब्लॉक की और 6 अफराद ने तशद्दुद किया। अयाज अमीर पर तशद्दुद अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस बात की भी तहकीकात की जाएगी और उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि कहीं अयाज अमीर पर हमला उनकी कल की तकरीर की वजह से तो नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ बयान पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी और नूपुर शर्मा के माफ़ी ना मांगने ने भारत में अफरा तफरी मचा दी है। खौफ का माहौल है। मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और सूरत हाल इतनी नाजुक है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा पर बरस पड़ी है और सख्त रिमार्क दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा को भारत में अफरा तफरी और हंगामा आराई का जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें पूरे मुल्क से माफ़ी मांगने का कह दिया है। नूपुर शर्मा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि खतरात के पेश नज़र उन पर मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल किया जाए और जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान नूपुर शर्मा के वकील ने अदालत से कहा कि नूपुर शर्मा तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग चुकी हैं, जिस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली तौर पर इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन्होंने माफ़ी मांगने में बहुत देर कर दी है और देर से माफ़ी मांगी भी तो मशरूत तौर पर। मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच चुकी है, इनके सर पर ताकत सवार हो चुकी है, इन्हें पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये खातून इसकी अकेली जिम्मेदार हैं। इनकी बदजुबानी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है और इसके बावजूद ये दावा करती हैं कि ये 10 साल से वकालत कर रही हैं। उदयपुर में जो हुआ इसकी भी जिम्मेदार यही हैं। ये लोग मजहबी नहीं हैं, ये दूसरे मजाहिब का एहतराम नहीं करते। ऐसे लोगों का एक एजेंडा होता है और इनका असल नापाक मकसद सस्ती शोहरत हासिल करना होता है। जब नूपुर शर्मा ने अदालत से इस्तदा की कि दिल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज FIR की तहकीकात की जाएं और वो पहले ही तफ्तीश का हिस्सा बन चुकी हैं, तो अदालत ने उनसे पूछा कि अब तक उस तफ्तीश में क्या हुआ। दिल्ली में तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया होगा। जब आप लोग दूसरों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब मुकदमा आपके खिलाफ हो तो कोई आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। नूपुर शर्मा के तबसरों ने उनके जिद्दी और तकब्बुराना किरदार को जाहिर किया है। क्या हुआ? अगर ये पार्टी की तर्जुमान है, इन्हें लगता है कि इनके पीछे ताकत है और ये मुल्क के कवानीन की इज्जत का ख्याल ना रखकर कोई भी बयान जारी कर सकती हैं। जिसके बाद दरख्वास्त में से नूपुर शर्मा का नाम हटाने पर वकील ने दलाइल दिए कि ऐसा इसलिए किया गया है कि उन्हें सिक्योरिटी के खतरात हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन्हें सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं या ये खुद सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी हैं। नूपुर शर्मा के वकील ने दलाइल दिए कि नूपुर शर्मा ने सिर्फ एक एंकर के सवाल का जवाब दिया है और शहरियों को बोलने का हक हासिल है, जिस पर भारतीय अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत में सबको बात करने की आज़ादी है, जमहूरियत में घास को उगने की आज़ादी है और जमहूरियत में गधे को घास खाने की आज़ादी है। तकरीबन 30 मिनट तक दलाइल सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नूपुर शर्मा की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस उनके वकील को अपनी दरख्वास्त से दस्तबरदार होना पड़ा और इस फैसले के बाद बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और अब उन्हें भारत की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात के सिलसिले में सबकी तफ्तीश का सामना करना होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रिमार्क्स के बाद एक खत के जरिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नूपुर शर्मा के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स को हज़फ करने के अहकाम जारी करे, यानी मामला मजीद संगीन होता जा रहा है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा ने एक टेलीविजन शो में बहस के दौरान तौहीन आमेज बयान दिया था और 27 मई को सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने भारतीय मीडिया चैनल टाइम्स नाउ का वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर किया। भारतीय सहाफ़ियों और कुछ सामाजिक कारकुनों ने इस वाक़े की मजम्मत की और मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि अरब ममालिक ने एक सख्त पोजीशन ली और नतीजतन भारतीय हुकूमत ने 9 दिन बाद अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद भारत भर में
शदीद मुजाहरे किए गए, मगर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि मुजाहरा करने वाले मुसलमानों के घर मसमार कर दिए गए। उनके बीवी और बच्चों की मौजूदगी में उनके घर गिराए गए, छापे मारे गए, अहलखाना को हिरासा किया गया, गिरफ्तारियां की गई, लोगों पर तशद्दुद किया गया, सीधी गोलियां मारी गई। सिर्फ यही नहीं, जो सहाफ़ी नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे उन्हें हिरासा किया गया, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर जो नूपुर शर्मा के बयान को सामने लेकर आए थे, उन्हें ही मजहबी जज्बात भड़काने के एक झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और एक 4 साल पुरानी ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। यानी जिस शख्स ने मजहबी जज्बात भड़काए उसे रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी और जो लोग जज्बात भड़काने वालों की निशानदेही कर रहे थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। और फिर गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नूपुर शर्मा के तौहीन आमेज़ बयान की हिमायत करने पर राजस्थान में एक दर्जी को 2 मुसलमानों ने दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया, जिसकी भारत के तमाम मुसलमान रहनुमाओं ने मजम्मत की और कत्ल करने वाले मुसलमानों को सज़ा देने का मुतालबा किया और उनके अमल को गैर इस्लामी करार दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया कि वो सामने आएँ और कौम में बढ़ते हुए गम और गुस्से को कम करने के लिए किरदार अदा करें, नूपुर शर्मा की मजम्मत करें, यकजहती का पैगाम दें, वरना भारत तकसीम दर तकसीम और कत्लेआम की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी खामोश रहे हैं और इस वक्त मुल्क मजहबी तसादुम के दहाने पर खड़ा हो गया और आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ही नूपुर शर्मा को बदजुबान और इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी खामोश है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।